अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। हाँ, बोलो सर हसन। लास्ट लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन थे सर, एक कैट वाला, कैट एंड डॉग वाला, और एक कैमल हम्म, और एलिफेंट वाला। सर वो हम्म, दोनों समझ में नहीं आ रहे थे, अगर एक बार और बता दें। हम्म। चलो देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम मिला तो कर लेंगे, वरना फिर जिस दिन टेस्ट वाला डिस्कशन होगा उस दिन डिटेल में कर लेंगे थोड़ा। ओके सर। चलो, तो आज क्या करेंगे, हम कुछ कैट के क्वेश्चंस करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन के और डेटा सफिशिएंसी के। ठीक है, तो थोड़ा ज़रा समझने वाली चीज़ है और आज टाइम कम है तो ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं। ये कैट 2020 का क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी इज स्प्लिट अमंग अमल, सुनील एंड मीता। तीन लोग हैं, ए एम, ए एस और एम से लिख लेते हैं हम। क्या क्या दिया है, सो दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ अमल एंड सुनील, यानी ए इज टू एस का रेशियो दिया है 3:2, while the ratio of share of सुनील एंड मीता इज 4:5। सुनील और मीता का रेशियो दिया है 4:5। फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री शेयर इज 400। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या है, 400 है। देन सुनील शेयर, तो सुनील के पास कितना शेयर है, कितने रुपीज है, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन कैट का, लेकिन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। दो अलग अलग रेशो दिए हैं, एक ए इज टू एस का दिया और एक एस इज टू एम का दिया है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो हमें ये आइडिया हो जाएगा किसके पास सबसे ज्यादा है, किसके पास सबसे कम है। कंबाइन कर दें अगर हम दोनों यस रेशियो सर। को, तो कैसे करेंगे कंबाइन। कॉमन कौन है देखो दोनों में, एस। एस। ऐसे सर। तो एस को हम सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पर एस की वैल्यू है 2 और सर इसमें है 4। आंसर 800 तो नहीं है, शायद गलती होगा। क्यों गलत क्यों होगा अभी, शायद लग रहा है 800 ही बहुत ज्यादा ही आसानी से आ गया। इतनी आसानी से कैसे आ सकता है? है। तो गलती क्या हो होगा? सकता है। देखो अभी बताता हूँ कैट में भी क्या रहता है, अभी कर लेते हैं। चलो 4 है और ये 2 है, तो हमें इसे क्या करना है, सेम करना है। तो समझ में आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशो में सर किसी भी 800 नंबर, नहीं, 1600, 1600। ठीक है अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमें याद क्या रखना है कि किसी भी रेशो को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम ए इज टू एस को लिख सकते हैं 6:4, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों 4 सेम हो गए। अब इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा ए इज टू एस इज टू एम इज इक्वल टू ए का रेशो 6 पार्ट, एस का 4 और एम का रेशो 5। ये आ गया कंबाइन करके। दो रेशो को कंबाइन करना तो आ गया आप लोगों की समझ में, जो कॉमन होता है उसको सेम करना होता है। क्लियर। या फिर क्या था, अगर से बता दीजिए। जो कॉमन है, जैसे एस था यहाँ पर, सुनील का शेयर दोनों रेशो में कॉमन है। यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं सुनील के, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। तो इनको एक जैसा कर दो, सेम बना लो। तो हम इसको अगर 2 से कर दे तो सेम हो जाएगा। तो ये आ गया 4 पार्ट्स। लेकिन अब अनिल के कितने हो गए, 6 हो गए अमल के। तो हम कंबाइन करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ए के 6, एस के 4 और एम के 5। तो दो रेशो को हम ऐसे कंबाइन कर लेते हैं। अगर याद हो क्लास में मैंने बताया था, अगर दो होते तो सिंपल है हमारे लिए करना। अगर कई सारे दिए होते, मान लो ए इज टू बी कुछ दे रखा है, बी इज टू सी कुछ दे रखा है, सी इज टू डी कुछ दे रखा है, डी इज टू ई कुछ दे रखा है, मतलब 4 रेशो दे रखे हैं
और उसे हमें इस फॉर्म में लिखना हो A:B:C:D:E, तो कैसे लिखोगे? किसी को याद है ये? न्यूमरेटर को हाँ मल्टीप्लाई वेरी करेंगे गुड, फिर वेरी गुड, डिनोमिनेटर से। वेरी गुड। देखो ये रेशियो क्या होगा, ये ऐसे इस फॉर्म में होगा कुछ N1/D1, ये होगा N2/D2, ये होगा N3/D3 और लास्ट वाला होगा N4/D4। 4 रेशियो है ना, इस फॉर्म में होंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें सारे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दो, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा रेशियो का। सेकंड के लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर। फर्स्ट, गुड, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर, एक एक डिनोमिनेटर चेंज करते जाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते जाओ, बाकी ऐसी। थर्ड क्या हो जाएगा? 2 डिनोमिनेटर आ 2 बार जाएंगे उसमें। यस सर, फिर और न्यूमरेटर। बाकी ऐसी। फोर्थ हो जाएगा डिनोमिनेटर 3, सारा का सारा। 3 अभी एक और है, 5 वेरिएबल है। लास्ट वाले में क्या बचेगा? D1, D2, D3, D4। तो ये तरीका होता है अगर कई सारे दिए। यहाँ पर तो 2 थे, तो 2 में हम मेंटली ऐसे कर सकते हैं कि जो भी कॉमन है उसे सेम कर दो, वरना इस तरीके से इसको भी कर सकते थे। देखो A:S का रेशियो था 3/2 और S:M का था 4/5। तो जो पहला है A, हमें ये रेशियो निकालना है। तो क्या करो, पहले के लिए दोनों न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, 3 और 4। सेकंड में क्या होगा, पहला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, और लास्ट वाले में क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों डिनोमिनेटर। तो ये आ गया 12:8:10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 6:4:5। यही आ गया सेम। तो ये रेशियो कंबाइन करने का हमारा तरीका होता है। तो हमें क्या मिल गया, A:S:M 6:4:5। अब क्या दिया है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा रहा हो तो 400 आंसर है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये A का शेयर। ए का शेयर। सबसे छोटा कौन सा है, वो सॉरी, सबसे छोटा कौन सा है, बी। सुनील का। एस 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 यस। 6 और 4, इन दोनों का डिफरेंस है 400। तो हम ले सकते हैं यानी 6x - 4x = 400। 800 ही है सर, 800 ही है। ओके, 2x = 400, x की वैल्यू आ गई 200। और हमसे पूछा क्या था, सुनील शेयर। तो सुनील का शेयर कितने पार्ट है सुनील के पास, 4 पार्ट, यानी 4x। तो 4x की वैल्यू हो गई 4 × 200। ये सही किया था सर, सही किया था। देखो कैट में क्या रहता सर है, बहुत इजी क्वेश्चन था सर ये तो। कैट वही में तो, देखो तभी मुझे होता लगा क्या गलत किया मैंने। देखो कैट में होता क्या है, कैट में अगर आप क्वांट के आधे क्वेश्चन तक भी अगर पहुंच रहे हो तो आपकी परसेंटाइल 90+ में आ जाती है क्वांट में। तो वहां सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। मान लो अगर जैसे 24 क्वेश्चन है तो 24 में से अगर आप 12-13 क्वांट के सही कर दो तो आपकी 95+ परसेंटाइल बन जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होंगे कि आप कितना भी उसमें दिमाग लगा लो, टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी पता नहीं हो नहीं हो। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैट में तो होता ही है, जामिया में भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने होते। तो कैट में दूसरा सिलेक्शन करना होता है कि कौन कौन से करने हैं। बाकी और जो एमबी एंट्रेंस में होते हैं उसमें कुछ कुछ बीच में डिफिकल्ट आते हैं, वो आपको छोड़ने होते हैं कि ये नहीं करने हैं। तो ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट कंबाइन करने का था बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, 2020 का है ये भी। A solution of volume 40 liter has dye and water in proportion 2:3। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर टोटल वॉल्यूम है 40 लीटर और इसके अंदर क्या है, डाई है और वाटर है, डाई और वाटर इन द प्रोपोर्शन 2:3। तो 2:3 का क्या मतलब हो गया,
क्वांटिटी में कितने होगा ये पार्ट? सर 16 8 लीटर वो हो जाएगा और 32 टोटल 5 पार्ट, 5 में से 2 पार्ट डाई के हैं, यानी 2/5 कर दो, 40 का 16, और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 2:3 के रेशियो में हो गया। फिर कह रहा है वाटर इज एडिड टू द सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5। इसमें कुछ वाटर ऐड किया हमने, मान लो x, तो वाटर हो गया हमारे पास 24x, डाई में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है तो डाई इतनी ही रही, और टोटल में भी x ऐड हो गया, तो ये हो गया 40 + x। अब वो कह रहा है कि अब प्रोपोर्शन क्या हो गया, 2:5 हो गया। तो कोई बता सकता है कितना वाटर ऐड हुआ होगा कि ये 2:5 हो जाए? जो प्रोपोर्शन 2:3 था वो अगर 2:5 हो रहा है तो कितना वाटर ऐड हुआ होगा? बस इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ये बताते चले जाओ, खत्म। 2:5, x कितना होगा? 16/24 + x = 2.5 कर देंगे। नहीं, वैल्यू बताओ मुझे, x की कितनी आ रही, कितने लीटर वाटर ऐड किया करें हम कि ये अब जो न्यू रेशियो है वो क्या बन जाए, 2:5। - 40 - 24 40 - 20, 16। yes sir 16 x आ रहा है देखो 16 लीटर। बस थोड़ा सा सोचना कि कैसे कैलकुलेट, देखो दो तरीके से कैलकुलेट करने के। हमें रेशियो चाहिए किसका, वाटर और डाई का 2:5। तो यहाँ पर डाई का रेशियो है 16 और वाटर है उसके अंदर 24 + x, ये हमें चाहिए 2:5। तो एक तरीका तो यह है सॉल्व करने का कि आपने इसको ऐसे लिखा 2/5, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गए, 80 = 48 + 2x, इधर जाके माइनस 32, तो 2x = 32, x = 16। ठीक है, यानी वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 16। क्लियर, 16 आ रहा है? यस सर आ रहा है 16। अब इसको देखो, बस थोड़ा सा जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि ये डाई है, ये वाटर है, ये हमें चाहिए 2:5 के रेशियो में। डाई कितनी है, 16, और ये कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 2 पार्ट। तो 24 + x कितना होना चाहिए, 80। देखो ये इधर 2 है, इधर 16 है, तो अगर यहां पर 5 है तो ये 24 + x की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी सर, 24 + 80 या 40? देखो इस तरीके से देखो कि 2 पार्ट्स का मतलब है 16, तो 5 पार्ट का मतलब क्या होगा, यह है 40 आई सर, 2:5। 40 आई पार्टी। तो भाई ये 2 पार्ट का मतलब है 18, तो ये 5 पार्ट वाला W कितना होना चाहिए भाई, 8 टाइम्स है ना, देखो इस साइड, तो वाटर कितना होना चाहिए था टोटल 40, यानी 24 + x = 40, x = 16। वरना आप इक्वेशन बना के पूरी लिख लो, वो तब भी सही है। तो ये 24 + x 40 होना चाहिए, तो x हमारा हो गया 16, यानी ये वाटर आ गया हमारे पास 40 लीटर,
और डाई आ गई 16 लीटर और टोटल हो गया हमारे पास 56। अब यहाँ तक पहुंच गए, वाटर मिक्स करने के बाद निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट। इसमें से कितना निकाल लिया हमने, 1/4। तो 56 का 1/4 कितना होता है, 56 का 1/4 14, यानी हमने कितना सॉल्यूशन निकाल लिया इसमें से, 14 लीटर। तो टोटल अब कितना बचा हमारे पास, 42। इसमें से वाटर कितना निकला होगा और डाई कितनी निकली होगी, ये बताओ मुझे। अगर टोटल मैं 14 निकाल रहा हूँ तो इसमें से कितना डाई निकली और कितनी वाटर निकली, वाटर की कितनी क्वांटिटी गई और सर डाई सेम रेशियो में वो भी निकलेंगे। सेम रेशो। ये याद रखना, अगर हम पूरा मिक्सचर निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है वो सेम रेशो में बाहर जाएंगे। तो 1/4 था, 16:40 के रेशो में था, यानी 2:5 के, ये दिया था पिछले पार्ट में, 2:5 के रेशो में। तो 14 में से वाटर कितना, डाई कितना जाएगा इस स्टेप पे, डाई 4 parts, 2:5, sir. 4 पार्ट। 4 parts. टोटल 7 है, 7 में से 2 यानी 4, और वाटर कितना जाएगा 10, यानी अब डाई कितनी बची 12 लीटर और वाटर कितना बचा 30 लीटर। यहां तक आ गए हम, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब बस लास्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3। यानी टोटल हमारे पास आ गया 42, डाई आ गया 12 और वाटर आ गया 30। अब वो कह रहा है इसमें कितनी डाई ऐड करें कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, में प्रोपोर्शन वापस 2:3 हो जाए, डाई और वाटर का 2:3 हो जाए। 8 लीटर सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 + x is to 30 will be equal to 2:3। तो एक तरीका तो वही, फिर से ऐसे इक्वेशन बना के करो, या फिर से मेंटली सोच लो कि भाई 3 है और यहाँ पर 30 है, यानी कितने टाइम्स है 10। तो ये कितना होगा, ये 2 का 10 टाइम्स होगा, यानी 12 + x = 20, x = 8। तो our answer is x = 8 liter. This is the answer. अच्छा क्वेश्चन था सर। अच्छा था, बस थोड़ा सा समझ के पेशेंस रख के आप रेशो निकालते चले जाओ। क्वेश्चन इजी था, और ये कैट के वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए होते, सीधे इंटीजर को एंटर करना होता है। तो इसमें सर तो आंसर होता जामिया है में 8। ईटा आते हैं। नहीं, जामिया में नहीं आता। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन देख लो, वॉल्यूम ऑफ 40 लीटर था, ये लिखा, डाई और वाटर का प्रोपोर्शन दे रखा था, वो लिखा, उससे क्वांटिटी निकाल ली। फिर वो कह रहा था वाटर ऐड किया गया, तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए ये कर लिया, वरना हम मेंटली ऐसे कर सकते थे सीधे कि 16 हमने ऐड किया। तो 16 लीटर के बाद टोटल कितनी क्वांटिटी, कितनी डाई है, कितना वाटर है, ये लिख लिया। अब कह रहा था 1/4 ऑफ डाइल्यूटेड मिक्सचर। तो जब भी कोई मिक्सचर, हम पूरा का पूरा मिक्सचर निकालेंगे तो हम ये एज्यूम करते हैं जो उसके कंपोनेंट है उसी रेशो में बाहर जाएंगे। तो सर एक 2:5 क्वेश्चन था, से सपोज यहाँ पे सर डाई जो थी यहाँ पे अगर 4 ही लीटर होती और उसका 1/4 निकाल रहे होते तो क्या होता। डाई मतलब 4 रहती, जहाँ पे 16 लीटर है सर यहाँ पे, हाँ यहीं पे अगर 4 लीटर होती और कह रहे होते कि इसका 1/4 सोल्यूशन निकाल रहे हैं टोटल का, तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलती डाई। नहीं, किसी ना किसी रेशो में तो होती ना वो, तब भी मान लो 1:10 ही होती, डाई बहुत कम है, 1:10 है, लेकिन तब भी 1/4 निकालोगे तो कुछ ना कुछ डाई जरूर निकलेगी, सेम उसी प्रोपोर्शन में होगी। फिर सर हमने कुछ ना एक्स, कुछ पार्ट निकलेगा। हाँ अगर पूरा मिक्सचर निकालना है तो जिस रेशो में उसी हिसाब से निकलेगा। जिसका रेशो ज्यादा होगा वो ज्यादा निकलेगा, जिसका रेशो कम होगा वो कम निकलेगा। ओके सर।
ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो। 2019 कैट एग्जामिनेशन, रामाज स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। सबसे पहले क्या दिया हमें, इसका स्कोर क्या था, 1/12 ऑफ मोहन प्लस अंजलि। आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। हमने एक रिव्यू किया गया तो सबके स्कोर क्या कर दिए, 6 मार्क्स इंक्रीज कर दिए तीनों के। द रिवाइज्ड स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा आर इन द रेशियो दिस, देन अंजलि स्कोर, रामा स्कोर बाय व्हाट मार्क्स। तो देखो यहाँ पर हमें रेशियो जो दिया है वो लास्ट स्टेप पे दिया है, तो हम क्वेश्चन यहीं से रीड करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे रिवाइज्ड स्कोर, जो रिवाइज्ड स्कोर है उनका रेशियो दे रखा है A/M/R, इसका रेशियो है 11:10:3। भाई रेशियो याद दिया है ना, तो वही हमने एज्यूम कर लिया। रिवाइज्ड स्कोर इज दिस। अब ये रिवाइज्ड स्कोर आया कैसे, कि जो पहले उनके मार्क्स थे उसमें क्या किया गया, 666 इंक्रीज किया गया था। तो हम इनके रिवाइज्ड स्कोर लिख लेते हैं 11x, इसके लिख लेते हैं 10x, और इसके लिख लेते हैं 3x। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं x के साथ मल्टीप्लाई करके हमने। यस सर। अब रिव्यू के बाद 6 मार्क्स इनके इंक्रीज हुए थे। अब हम लिखेंगे बिफोर रिव्यू, यानी बिफोर रिव्यू इनके मार्क्स क्या थे। तो a के मार्क्स कितने हो जाएंगे, -6, ये हो जाएगा 10x -6, और इसके मार्क्स हो जाएंगे 3x -6। क्लियर, बिफोर रिव्यू ये थे। यस सर। देखो बिफोर रिव्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पहली वाली इंफॉर्मेशन थी ये रिव्यू से पहले के लिए जब स्कोर थे तब की दी हुई थी। अब जब हमने बिफोर रिव्यू के मार्क्स लिख लिए, अब इसमें रख दो आप। तो रामा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि, इस इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आंसर हो जाएगा। तो रामा का स्कोर कितना है, 3x -6, इट इज इक्वल टू 1/12 m प्लस ए। m के मार्क्स हैं ये और a के मार्क्स है ये। 10x -6 प्लस 11x -6, तो 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 3 से 36x -72 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड हो जाएंगे 21x -12। इधर जाके माइनस होगा, ये इधर आके प्लस होगा। 5x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 5। ये आ रहा है x इज इक्वल टू 5। यस सर, 5 आ रहा है। कहाँ आ रहा है, जल्दबाजी नहीं। 36 -15x, x इज इक्वल टू 4। सर मैंने जो किया उसमें 5 आया मेरा। हाँ 4 सॉरी 4 सर। यस सर, 4 आ गया। ठीक, अब देखो पूछा क्या है, अंजलि's स्कोर एक्सीडेड रामा's स्कोर। अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर, यानी अंजलि माइनस रामा, ये पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है अंजलि's स्कोर एक्सीडेड रामा। तो कौन से वाले में रखोगे, इसमें रखोगे या बिफोर रिव्यू में रखोगे या रिवाइज्ड में रखोगे, कौन सी इक्वेशन में रखोगे। सर बाद वाले में। किस में रखोगे, और कोई बताओ, बिफोर रिव्यू वाले में रखेंगे या रिवाइज्ड स्कोर में रखेंगे। देखो दो अलग अलग स्कोर है। रिवाइज्ड स्कोर। रिवाइज, अच्छा, और कोई दिमाग लगाएगा। भाई देखो x पता चल गया तो रिवाइज्ड स्कोर भी आ सकता है और बिफोर रिव्यू भी, दोनों स्कोर आ सकते हैं हमारे पास। तो हम कौन सा लें, देखो पूछा क्या है, डिफरेंस दोनों का सेम होगा या अलग होगा।
कोई फर्क पड़ा है रिवाइज्ड और बिफोर में? नो सर, क्योंकि इक्वल नंबर ऐड हो रहा है। भाई इसमें भी 6 नंबर ऐड हुए हैं, रामा के स्कोर में भी और अंजलि में भी 6 ऐड हुए, तो डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों यहाँ ज्यादा दिमाग लगाओ, सीधे इसमें रखो ना जहाँ पे कैलकुलेशन आसान है। a माइनस आर 11x माइनस 8x 3x मतलब 8x 8 into 4 32 दिस इज द आंसर। भाई यहाँ डिफरेंस पूछा था और रिव्यू के बाद यानी रिवाइज्ड स्कोर जो है उसमें क्या किया है, सबके स्कोर में 6 ऐड कर दिया। तो अंजलि के स्कोर में भी 6 मार्क्स ऐड हुए और रामा के स्कोर में भी। तो डिफरेंस चाहे आप रिवाइज्ड स्कोर में रख के निकालोगे तब भी वही आएगा और बिफोर रिव्यू में निकालोगे तब भी वही आएगा। बिफोर रिव्यू में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी तो मैंने कहा इसी में रख देते हैं, आंसर आ गया 32। क्लियर है? यस सर। अब थोड़े से जरा देखो ट्रिकी है, जल्दी जल्दी से करते हैं। अ केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड 1 and 2, 1 liter of liquid 1 weighs this and other liter of liquid 2 weighs this. If half liter of mixture weighs this, what is the percentage of liquid 1 in mixture in terms of volume? CAT 2019। मिक्सिंग का क्वेश्चन है, मिक्स कर रहे हैं, दो लिक्विड है, मान लो लिक्विड 1 लिक्विड 2, इसका वेट है 1 kg 1 लीटर का और लिक्विड 2 वाले का वेट है 800 ग्राम। तो दोनों यूनिट अलग है तो पहला काम तो यूनिट सेम कर लेते हैं, 1000 ग्राम कर लेते हैं इसे 800 ग्राम। अब कह रहा है हाफ लीटर ऑफ मिक्सचर वेज 480 ग्राम, 480 ग्राम है, यानी इसको और इसको मिक्स करने पे हमें कितना वेट मिल रहा है 480 ग्राम। देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज। देखो यहाँ तुमसे एग्जैक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि इस पे कितना लिक्विड 1 कितने लीटर है, वो क्या पूछ रहा है, इसकी परसेंटेज पूछ रहा है लिक्विड 1 की। यानी इसे अगर मैं W1 कह दूं, जो हम मिक्सिंग में करते हैं इसे W2, तो वो पूछ रहा है W1 अपॉन W1 प्लस W2, इसकी परसेंटेज पूछ रहा है। तो मिक्सिंग सर क्या वाले ऐसे में हम निकाल सकते हैं कि सर इनका रेशियो ले लें 10,000 और 800 का, इन दोनों लिक्विड का रेशियो ले लें और 480 ग्राम में निकाल लें। ऐसे लो ना सीधे भाई, 1000 रिजल्टेंट कितना आ रहा है 480 और यहाँ कितना है 800। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसी से तो तुम्हें W1 W2 का रेशियो पता चल जाएगा। यस सर। कितना आ रहा है ये 1000 माइनस 520 और ये कितना आ रहा है 800 माइनस 320 320 सर। थर्टीन इज टू 8 आएगा सर, नीचे D1 D2। चलो ये आ गया, 4 से जा रहा है ये 8 सर 4 और 13, 21 पार्ट। अब W1 W2 का अब निकाल सकते हैं परसेंटेज, लेकिन यहाँ देखो एक चीज थी,
एक चीज हमने यहाँ मिस कर दी जल्दी जल्दी में, 1 लीटर का वेट दिया था देखो यहाँ पे, और यहाँ पर 1 लीटर का था दिस, और जब मिक्सिंग की है तो कितनी है, ½ लीटर। यहाँ थोड़ा सा ये चेंज है, देखो यहाँ 1 लीटर का दिया है, यहाँ 1 लीटर का दिया है, और यहाँ पर है ½ लीटर। तो सर 960 कर देंगे क्या? 960 कर दो, या इसे 500 कर दो, हाफ हाफ के टर्म में दे दो। ये थोड़ा जल्दबाजी में हमने कर दिया। देखो 480 500 कितना हो गया ये 20, यस सर। और ये कितना हो गया 80। तो W1 W2 का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल में होगा। ये ध्यान रखना, हम बैलेंसिंग में जब भी करते थे इसके रेसिप्रोकल में होता था। ये D1 D2 है, तो अगर W1 W2 निकालना है हमें तो क्या होगा, D2 बाई D1 यानी 80/20, यानी कि 4/1। हमसे पूछ रहा है टोटल में W1 की परसेंटेज, तो 4/1 है, तो W1 के 4 पार्ट्स है, W2 का 1 पार्ट है, तो W1 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 80%। 4/5, यानी कि 80%। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारे। देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट A and B इन ड्रम 1। देखो मिक्सिंग और कैट वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर एलिगेशन में। A and B आर इन द रेशियो 18:7। ड्रम 1 में क्या है, 2 पेंट है A और B, और उसका रेशियो दे रखा है 18:7। ड्रम 2 में क्या है, आर मिक्सड इन द रेशियो 1 and 2 आर मिक्सड। ये हमें ड्रम 2 का यानी नहीं दिया, A और B का रेशियो पूछ रहा है वो। जब इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल रेशियो क्या आ रहा है A/B का, 13:7। और इनकी मिक्सिंग भी क्या है, इक्वल मिक्सिंग नहीं है, 3:4 के रेशियो में मिक्स किया है इन्हें। तो वो कह रहा है इसका A और B का रेशियो बताना है ड्रम 2 के अंदर क्या था। तो क्वेश्चन तो रीड करके आ रहा है समझ में, मिक्सिंग का क्वेश्चन है सीधे, ठीक है। लेकिन इसमें इशू क्या है, जो अभी हमने पिछला जो मेथड लगाया है इसमें A/B नहीं दे रखा हमें। तो पहली चीज आपको क्या करनी थी कि जब हमने पढ़ा है कि जब हम मेथड यूज करते हैं कौन सा, एलिगेशन या फिर हाँ स्केल बैलेंसिंग या एलिगेशन, हमेशा अगर A/B दे रखा है जैसे वाटर इज टू मिल्क या ये सब, तो कभी भी ये रेशियो यूज नहीं करते। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, या तो A/टोटल करो या फिर B/टोटल। क्लियर पॉइंट पहला। तो हम इसको Yes, sir. कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, A/टोटल लिख लेते हैं, यानी 18/25, और ये फाइनल वाला क्या आ जाएगा 13/20। ये जो भी रेशो हम इसे x मान लेते हैं, यानी A/टोटल का रेशो मान लेते हैं, यहाँ पे हम x की फॉर्म में ले लेते हैं, अननोन है तो x। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया कि W1 है 3, W2 है 4, और इसकी वैल्यू है 18/25, ये अननोन है x। इसको हम मिक्स कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 13/20। अब आप स्केलिंग या एलिगेशन या कुछ भी लगा सकते हो जो आपको ठीक लगे।
अब करो इसे, बताओ x की वैल्यू क्या रही। तो एलिगेशन से करते हैं तो हम यहाँ डिफरेंस लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, जल्दी से ये बताओ मुझे। 18/25 बड़ा है या 18/25। 13/20? कैसे करा? मैंने तो सर देख के बताया, ऐसे ही मतलब फ्रैक्शन अगर डेसिमल लेंगे तो वो 7 टाइम्स में जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा, और कोई 0.6 आ सर बताएगा? दोनों में जाएगा। 5 का डिफरेंस है सर, तो मतलब वेरी उस गुड। हिसाब से सर 18/25 बड़ा हुआ। 13/20 की वैल्यू लेस देन 1 है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम 5 ऐड हो रहा है, तो क्या होगा? दिस शुड बी, यानी हम फ्रैक्शन में कहते थे कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब लेस देन 1 है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड कर दे तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, यानी प्लस होने के बाद जो आएगा। तो 18/25 इज ग्रेटर। तो जब ग्रेटर होता है तो हम इसको ग्रेटर माइनस एवरेज लिखते हैं इस साइड, और इस साइड क्या लिखेंगे? x माइनस 13/20 माइनस x। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? 3/4 की फॉर्म में होगा। तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एलिगेशन से आ जाएगा, वरना फिर बैलेंसिंग द स्केल से करते तो क्या होता? 18/25, बीच में एवरेज आ रहा है 13/20 और ये x अननोन है, तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस करते, और ये हमें पता है ये 3 पार्ट्स है और ये 4 पार्ट्स है। तो ये जितने पार्ट्स आता 25/20 माइनस ही कर लो, 13/25 माइनस 13/20, यानी कि 25 और 20 का 100 एलसीएम, 4 18 4 जा 36 2 जा 72 माइनस 13 5 जा 65, 7/100। तो हमें पता है कि ये जो W1 W2 होता है, डिस्टेंस का रेशियो इसका उल्टा होता है, यानी 4 पार्ट्स इज इक्वल टू इनका डिफरेंस, यानी 4 पार्ट इज इक्वल टू 7/100। तो x जो है, x 13/20 से छोटा है या बड़ा है? ये हाइयर वैल्यू है देखो, और ये लोअर होगा, छोटा होगा, यानी x प्लस 3 पार्ट इज 13/20, यानी x प्लस 3 पार्ट इज इक्वल टू 13/20। इससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? दो अलग अलग मेथड है, एक एलिगेशन से है, आप ऐसे कर सकते हो, और एक स्केलिंग द बैलेंस है। लेकिन याद ये रखना कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? a/t की फॉर्म में, और आपसे पूछा क्या है? a और b का रेशियो। जैसे याद है क्वेश्चन में करते थे मिल्क फैट, तो मिल्क बाई टोटल करते थे, तो लास्ट में माइनस करना है। सो ऐसे आ जाएगा। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, यस, वेरी गुड, यही आंसर है। यानी ये आएगा 239, x की वैल्यू आएगी 239 अपॉन इन दोनों का सम 400 शेयर। तो इसके अंदर a जो पेंट है वो तो 239 पार्ट्स है, लेकिन टोटल 400 है, तो b निकालने के लिए हमें 400 में से 239 माइनस करना होगा, 160। क्लियर? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें देखो क्या दे रखा है, 3 मिक्सचर है, फर्स्ट में क्या है? वाटर एंड लिक्विड है। अब देखो इसमें, यानी ए जो मान लो मिक्सचर है, इसके अंदर वाटर है और लिक्विड ए है, 1:2 रेशियो में। बी है, बी के अंदर वाटर है और लिक्विड बी है, यानी अब अलग अलग है तीनों।
सी में क्या है, वाटर है 1 पार्ट और लिक्विड सी है 1:4, इस फॉर्म में है। यानी सिंपल वाटर के साथ एक लिक्विड नहीं है जो मिक्स हो रहा, अलग अलग लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी। These three mixture are ABC respectively are further mixed in the proportion 4:3:2। इसको 4, 3, 2 के रेशो में या प्रोपोर्शन में मिक्स किया है। तो कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बैलेंसिंग या डायरेक्ट फार्मूला जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वाटर के साथ सेम मिक्सचर नहीं है, अलग अलग हो गए वो। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि वो सेम फार्मूला काम नहीं करेगा। यस सर। इसे हम सिंपल प्रोपोर्शन से कर लेंगे। प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, हमने करा था डिस्कस कि हम इन दोनों पार्ट का सम कर देते हैं। तो ये क्या आ रहा है 3, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5। अब ये सेम नहीं है 3, 4, 5, तो क्या करेंगे हम, इनका क्या लेंगे, एलसीएम से लेंगे। एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया, तीनों को प्राइम है 60 मल्टीप्लाई, यानी मिक्सचर ए भी कितना लो 60, हम क्या लेंगे 60 लीटर, बी भी कितना लेंगे 60 लीटर और सी भी। ये एलसीएम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि हम इसके अंदर ए के अंदर वाटर और लिक्विड ए की अलग अलग क्वांटिटी आराम से निकाल पाए, कैलकुलेशन में आसानी होगी हमें, क्योंकि हमें 3 पार्ट में से ये पता है 1 पार्ट वाटर है और 2 पार्ट्स लिक्विड है। तो 60 में से भी क्या होगा भाई, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 बनेगा 20 से, तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। यानी वाटर कितने लीटर आ गया 20 और लिक्विड ए कितना आ गया 60, वो सॉरी 40, ये आ गया। ये Yes, 4 sir. में से वाटर का एक पार्ट था और लिक्विड बी के 3 पार्ट थे। अब हमने 60 में से बात कर रहे हैं, तो 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाटर को भी 15 से कर दो और लिक्विड बी को भी 15 से कर दो। ऐसे सी 5 को 12 से किया होगा तो 12 लीटर तो वाटर होगा और 12 4 जा 48 क्या हो जाएगा लिक्विड सी। यहां तक आ गए हम वाटर और अलग अलग लिक्विड की। अब लास्ट पार्ट क्या है, अगर ये सेम प्रोपोर्शन में मिक्स होते 1:1 इक्वल प्रोपोर्शन में, तो हम इसी से आंसर बता देते। लेकिन अभी एक और इशू बचा है, ए 4 सर बी पार्ट वाले है, में कुछ, बी वाले में सर 12 होगा 48 होगा सर। ओ बी वाला होगा सॉरी 45, 45 1:3 था ना, 15 से 1:2 मल्टीप्लाई 3, बी में 1:3 यस सर। 45 ठीक है। तो अगर सेम मिक्सिंग में होती तो यही हम आंसर बता देते रेशो का। तो ये मिक्सिंग वाला का ये तरीका भी है करने का, और अलग अलग प्रोपोर्शन है 4, 3, 2, तो हम क्या करेंगे, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ए वाले को, बी वाले को 3 से कर दो और सी वाले को 2 से कर दो। तो कितना वाटर हो गया 80 और लिक्विड ए कितना हो गया 160, ये कितना हो गया वाटर 45 और ये हो गया 45 3 जा 135, और ये हो गया सी में 2 से कर रहे हैं 24 लीटर वाटर और 48 2 जा 96 लिक्विड सी। तो ये है लिक्विड सी, ये हो गया लिक्विड बी और ये हो गया लिक्विड ए। इस मेथड में आसानी हमें ये रही कि अलग अलग लिक्विड होने के बाद भी हम अपना मेथड सेम कंटिन्यू कर सकते हैं। बैलेंसिंग या स्केलिंग वाले में क्या इशू है कि लिक्विड सेम होने चाहिए, A to B to C अगर हम कर रहे हैं तो सेम, जैसे वाटर और मिल्क, तो हर एक में वाटर मिल्क सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग सॉल्यूशन हो जाएंगे तो फिर हमारा काम नहीं करेगा। बट इस मेथड में आप बिल्कुल एक तरीके से करते चले जा रहे हो। अब आप सीधे आंसर भी दे सकते हो, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देख लो। सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, कितना है 135 और वाटर कितना है, ऐड करोगे इसे तो 9,
8 और 4 12 और दिस 149। तो वाटर है इतना 149 और ये अलग अलग लिक्विड है, तो ऑप्शन ए तो है नहीं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड तो नहीं है। सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, लिक्विड बी है 135, लिक्विड सी है 96। नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। सर सी होगा। मोर वाटर देन लिक्विड बी, लिक्विड बी है 149, वो सॉरी वाटर है 149 और लिक्विड बी है 135। यस, ये ऑप्शन सही है। मोर वाटर देन लिक्विड ए, तो लिक्विड ए देखो 160 और ये भी नहीं था, यानी ये हमारा सही आंसर है, मोर वाटर देन लिक्विड बी। तो ये चीज डिसाइड करना कि कब कौन सा मेथड लगाना है, ये थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करना सीख लो। पहली बात तो अगर आ रहा है कोई ना कोई मेथड तो आना ही चाहिए कम से कम। दूसरी स्टेज फिर ये होती है कि जब तुम्हें मेथड क्लियर हो जाए कौन से क्वेश्चन में कब जल्दी हम कर सकते हैं। इसमें तो और कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि सारे लिक्विड अलग अलग थे। अगर वाटर के साथ मिल्क करके ये क्वेश्चन होता है कि ए मिक्सचर में वाटर और मिल्क कितना है, बी में वाटर और मिल्क कितना है, सी में वाटर और मिल्क, तो फिर हम एलिगेशन भी यूज कर सकते थे, बैलेंसिंग द स्केल भी कर सकते थे, डायरेक्ट वेटेड मीन से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें अलग अलग थे। तो हमारे पास इस केस में तो यही मेथड बच रहा था। सर जब तीन तीन वेरिएबल हो जाते हैं तो सर एलिगेशन रूल अप्लाई नहीं हो पाता? नहीं, 3 नहीं है ना इसमें, इसमें 4 है एक्चुअल में। यस यस सर। देखो वाटर और लिक्विड ए को तुम वाटर और लिक्विड बी के साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते फॉर्मूले। वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क दो अलग अलग रेशो में मिक्स होंगे तब लग जाएगा। यहाँ वो ओके सर। लिक्विड ही अलग अलग है। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन है ये मैंने देखो बैलेंसिंग स्केल और एलिगेशन से किया है, लेकिन ये सिंपल वेटेड मीन के फार्मूले से भी डायरेक्ट हो जाएगा। W1 की वैल्यू क्या लोगे इसमें जरा क्वेश्चन के हिसाब से, वेटेड मीन का फार्मूला क्या है? मैं थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर देता हूँ। C1 इंटू W1 सर एवरेज और नंबर ऑफ का मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूअस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो हम वेटेड मीन पढ़ रहे हैं वो सारे ये क्वेश्चन वेटेड मीन के ही होते हैं मिक्सचर एलिगेशन के। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे। आपको पता है कि सी एवरेज क्या होता है, C1W1 प्लस C2W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो देखो यहाँ पर मिक्सचर है, ड्रम 1 में A एंड B आर इन द रेशो 18:7। तो A और B का रेशो हम ले सकते हैं 18/7। मिक्सचर फ्रॉम D1 D2 3:4। तो देखो ये जो क्वांटिटी होती है हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था, जब वेटेड मीन निकालते हैं तो हमें एक्चुअल W1 और W2 की जरूरत नहीं होती। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, W1 W2 का रेशो। तो यहाँ पर रेशो ही दे रखा है 3 और 4, तो हम W1 3 ले लें, W2 4 ले लें। बाकी ये सारे एवरेजेस है, ये C1 है, C2 तुम्हें निकालना था और ये C एवरेज था लास्ट। तो ये रख के भी कर सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन के जितने क्वेश्चन है वो सब वेटेड मीन के क्वेश्चन होते हैं, बट क्या होता है उसे सॉल्व करने के फास्ट मेथड हो जाते हैं। क्लियर ये पॉइंट? ये याद रखना हमेशा, कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि मिक्सचर एलिगेशन का फार्मूला नहीं लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो सीधे वेटेड मीन से कर लेना। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन हो जाएगा उससे भी। क्लियर ये पॉइंट? सर यहाँ पे C1 और W1 क्या लेंगे? W1 तो ये हो गया 3 4 भाई, मिक्स्ड इन C1 द सर रेशियो। 18। हाँ ये है C1 C1 सर C2। तो आखिरी में जो आएगा तो इसमें 3/4 कैसे रखेंगे? 3/4 मतलब 3 और 4, ये नीचे 3 और 4 हो जाएगा। W1 को W2 13 7, और 7 13:7 सॉरी सर। ये C एवरेज है। क्लियर? ओके सर ओके सर।
तुमसे C2 पूछा है ना इस बार, अननोन ये था तुम्हारा, C2 था अननोन। अब आते हैं डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन बहुत सही से रीड करनी है। मतलब क्वेश्चन तो सही करा, ऑप्शन गलत टिक करा है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इसका मतलब है अगर दो स्टेटमेंट है, मान लो ए और बी स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ए से आंसर कर सकते हैं बट बी से नहीं कर सकते, या फिर ए से नहीं कर सकते बट बी से कर सकते हैं। ये दोनों केस अगर हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1। ऑप्शन 2, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग द ईदर स्टेटमेंट अलोन। सिर्फ ए यूज करें तब भी कर सकते हैं आंसर, और बी यूज करें तब भी कर सकते हैं, अलोन, अकेले अकेले। ऑप्शन 3, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। मिला के तो आंसर कर सकते हो, लेकिन ना अकेले ए से कर सकते, ना ही अकेले बी से कर सकते। और ऑप्शन 4 क्या है कि ए और बी दोनों की इंफॉर्मेशन कंबाइन भी कर दो तब भी आप आंसर नहीं कर सकते। तो ये जब भी डीएस के क्वेश्चन आएंगे डेटा सफिशिएंसी, तो ऑप्शन जरा सही से पढ़ लेना कि कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है। क्लियर? ये चारों आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो चाहे ए से हो या बी से हो, दोनों केसेस उसमें आ जाएंगे। ए से कर सकते हैं तो बी से नहीं होगा, बी से कर सकते होंगे तो ए से नहीं होगा। तो ऑप्शन 1, दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, दोनों से आंसर आ रहा है अकेले अकेले यूज करके, तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, दोनों को कंबाइन करके कर दोगे तो आ जाएगा। ऑप्शन 4, दोनों को इंफॉर्मेशन कंबाइन भी कर दी तब भी आप आंसर नहीं कर सकते। अब बताओ जरा, द रेशियो ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ इन अ कंपनी इज 3:10। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टाफ आर ग्रेजुएट्स? कितने परसेंट स्टाफ जो है वो ग्रेजुएट है इसमें? पहली इंफॉर्मेशन क्या है? 80% ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड 40% ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ आर ग्रेजुएट्स। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स टू द टोटल स्टाफ ऑफ द कंपनीज 32:65। क्या होगा इसमें? देखो पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टाफ जो कि क्या है, ग्रेजुएट्स है। ये परसेंटेज बतानी है आपको। रेशियो ऑफ टेक्निकल स्टाफ अपॉन नॉन टेक्निकल, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसे आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्निकल स्टाफ और नॉन टेक्निकल स्टाफ का रेशियो है 3/10। अब पहली स्टेटमेंट 1 यूज करते हैं। ए में क्या कह रहा है वो? 80% ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ये ग्रेजुएट्स हैं, एंड 40% ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये भी ग्रेजुएट्स हैं। तो क्या आप परसेंटेज बता सकते हो ग्रेजुएट्स की? जल्दी बताओ, बता सकते हो या नहीं? सॉल्व नहीं करना है। दूसरी बात, पहली चीज ऑप्शन याद रखना, दूसरी चीज डीएस में कभी भी सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन देख के सोचो कि तुम बता सकते हो या नहीं बता सकते। बस बता सकते हो से मेरा मतलब है ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आंसर करने के लिए या नहीं। नो सर। क्यों सफिशिएंट नहीं है? मुझे तो सफिशिएंट लग रही है। सर क्योंकि बता सकते हैं सर। देखो दो चीज है, बता थोड़ा सा सकते ट्रिकी है हैं कि रेशियो भी दिया हुआ है। हाँ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर तुम ये कोशिश करो निकालने की कि टोटल ग्रेजुएट्स कितने हैं, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। इस गिवन इंफॉर्मेशन के बाद भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन तुमसे वो पूछ क्या रहा है, देखो उसने क्लेवरली यही लिखा है, परसेंटेज ऑफ स्टाफ आर ग्रेजुएट्स, यानी तुम्हें ये चीज निकालनी है, ग्रेजुएट्स अपॉन टोटल स्टाफ इनटू 100।
देखो यहाँ 80% ऑफ टेक्निकल स्टाफ जो है वो ग्रेजुएट्स है, 40% ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ ग्रेजुएट्स है। तो टोटल स्टाफ का रेशो है 3 और नॉन टेक्निकल स्टाफ है 10, यानी आउट ऑफ 13 टेक्निकल स्टाफ है 3 और आउट ऑफ 13 नॉन टेक्निकल स्टाफ है 10। तो इन 3 में से कितने परसेंट ग्रेजुएट है ये भी तुम्हें पता है, इन 10 में से कितने परसेंट ग्रेजुएट है ये भी तुम्हें पता है, यानी तुम टोटल ग्रेजुएट आउट ऑफ 13 बता सकते हो। 13 पार्ट में से कितने ग्रेजुएट हो रहा है ये तुम बता सकते हो। अगर तुम ये चीज बता सकते हो तो फिर परसेंटेज भी बता सकते हो। समझे देखो डिफरेंस। सर मैंने तो उसको कैलकुलेशन करके कर दिया, जैसे 130 ले लिया और 3/13 से फिर 30 निकाल लिया और 100 निकाल लिया था और उस हिसाब से कर रहा था। तो क्या सर सॉल्व करना जरूरी नहीं रहता है? नहीं, तुम्हें सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन देख के ये बताना है हो सकता है आंसर या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं। डेटा सफिशिएंसी मींस गिवन इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट और नॉट, बस। आंसर कभी नहीं निकालना। देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं निकाला, मैंने कहा कि 3 अगर 3 है तो ये इतना होगा, इतना होगा, तो तुम 13 में से बता सकते हो, तो तुम परसेंटेज भी बता सकते हो। तुम्हें बस यही सोचना है। अगर टोटल ग्रेजुएट में कहता तो नहीं बता पाते, क्योंकि तुम 13 या जैसे तुमने 130 माना तो आउट ऑफ 130 तो बता सकते हो, लेकिन कोई ये कहे कि कंपनी में कितने ग्रेजुएट है ये चीज नहीं बता सकते। तो इस केस में हम ये ए अपने आप में सफिशिएंट है टू गिव आंसर। अब हम आते हैं बी पर। बी क्या कह रहा है, देखो बी इजी है रिलेटिवली। बी कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स टू टोटल स्टाफ ऑफ कंपनी इज दिस। बी कह रहा है कि ग्रेजुएट अपॉन टोटल स्टाफ का रेशियो है 32/65। तो क्या तुम परसेंटेज ऑफ द स्टाफ बता सकते हो जो ग्रेजुएट्स है? यस सर। भाई ये तो सीधे इसको 100% कर दो, ये आ Yes. जाएगा परसेंटेज। लेकिन देखो इस केस में भी तुम ये नहीं बता सकते कि टोटल ग्रेजुएट्स कितने। अभी भी तुम परसेंटेज बता सकते हो कि टोटल स्टाफ में से इतने ग्रेजुएट परसेंटेज है, बट टोटल अभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन टोटल तुमसे पूछा नहीं था, परसेंटेज। तो इस केस में देखो आंसर क्या होगा। चलो ये तो तुमने समझ लिया कि ए भी सफिशिएंट ऑप्शन है, ए। बी भी। ओह सॉरी, ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन हो 1। गया। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 नहीं सॉरी, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। बस यही है, ऑप्शन सही से रीड करने। डीएस में होता है, हम क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन ऑप्शन गलत टिक करा है। ऑप्शन 2, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग द ईदर स्टेटमेंट अलोन। दोनों अपने आप में सफिशिएंट है, ए भी है और बी भी है। सिर्फ ए को यूज करोगे तब भी आंसर कर सकते हो, सिर्फ बी को यूज करोगे तब भी कर सकते हो। सर बी वाली स्टेटमेंट बता दिए एक बार। बी तो डायरेक्ट था ना, रेशियो ऑफ ग्रेजुएट अपॉन टोटल स्टाफ दे रखा था रेशियो। ग्रेजुएट अपॉन टोटल स्टाफ दे रखे, तो अगर तुम्हें परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट निकालनी तो इसी को 100 से कर दोगे, यही तो होता है। परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ग्रेजुएट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टाफ। ये सर आ गया। ऊपर वाला मैंने यही स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, व्हाट पर्स क्या पूछ रहा था, व्हाट परसेंटेज सर पूछ रहा था। ठीक है सर, परसेंटेज आ पूछ रहा है, वही चीज। गया। ओके सर। टोटल नहीं पूछा, परसेंटेज से। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है। यानी पहला ए है रेशियो ऑफ नंबर एंड बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:4। तो ये इंफॉर्मेशन क्या सफिशिएंट है बताने के लिए कितनी गर्ल्स है क्लास में? नो सर। भाई रेशियो ही तो पता चला इससे, नंबर तो नहीं ऑप्शन निकाल सी होगा। ऑप्शन सी होगा। सकते। अभी देख ऑप्शन लेते हैं 3। ऑप्शन। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 4 boys leave the class, the ratio of number of boys to the girls in the class become 1:1। 4 boys चले जाते,
तो अब कितने हो गए, जैसे ये 5:4 है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, 1 मिनट, पहले तो सिर्फ बी को यूज करो, बी सिर्फ बी भी तो चेक करना होता है ना हमें, क्या हम बी से आंसर कर सकते हैं सिर्फ बी से विदाउट यूजिंग ए, कि 4 नो बॉयज जो थे वो चले गए, नो सर। तो रेशो 1:1 हो गया, नो, वेरी सर। गुड। तो ना तो ए अपने आप में अलोन सफिशिएंट है, ना बी अपने आप में अलोन सफिशिएंट है। अब सिर्फ तीसरा ऑप्शन क्या बचा, ए और बी की इंफॉर्मेशन कंबाइन कर दो, अगर इससे भी आंसर नहीं हो पाया तो डी ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो चले गए, अब सी और डी में से ही कुछ बचा। तो ए और बी की दोनों इंफॉर्मेशन मिला रहा हूं मैं, तो ए के हिसाब से बॉयज है 5x, गर्ल्स है 4x, और बी के हिसाब से कह रहा है 4 बॉयज लीव द क्लास, यानी 5x-4, गर्ल्स वही रही, इसका रेशो हो गया 1/1। अब क्या लगता है दोनों इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा? यस सर। आंसर निकालना Yes, sir. नहीं है, निकालना नहीं है, सिर्फ बताना है, आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा सर। यस सर। तो यहाँ से हमें देखो मेंटली ऑप्शन लग रहा है 3। इसको करेंगे, कॉस सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा, x आ गया तो फिर हम गर्ल्स निकाल ली, 4x कर लेंगे। ये सिर्फ माइंड में सोचना है कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, करना नहीं है, यानी आंसर आ जाएगा, यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट टुगेदर मिलके सफिशिएंट है, एलोन अपने आप में कोई भी सफिशिएंट नहीं है। ये थी हमारी लैंग्वेज कौन से ऑप्शन की, 3 की। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, कि दोनों स्टेटमेंट मिलके आंसर कर सकते हैं, एलोन कोई सा एक अपने आप से आंसर नहीं कर सकता। चलो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट, तो अगर हमें इंटेलिजेंट पता चल जाए तो हम नॉट इंटेलिजेंट बता ही सकते हैं। पहला कह रहा है ए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 3:2, कुछ हेल्प मिली इससे Not हमें? sir. बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2, कोई नो हेल्प सर। नहीं है। बी, बी के बारे में क्या कहना है ये बताओ जरा। इससे भी सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो A+B देखना पड़ेगा। ऑप्शन 4 होगा। बी कह रहा है दिस, सर ऑप्शन थर्ड होगा जहां तक है। अब देखो रुक जाओ, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि तुम मुझे सही से बता पाओ। ऑप्शन ये है आंसर, या फिर ये है, ये ऑप्शन 1 में दोनों चीजें, किसी एक स्टेटमेंट से आंसर कर सकते हैं बट नॉट द अदर वन। ऑप्शन 2 है, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, अलग अलग, एलोन, मतलब इसकी अकेली इंफॉर्मेशन और इसकी अकेली, दोनों से आंसर हो सकता है, जैसे कि पहला वाला केस था अभी जो हमने किया था। ऑप्शन 3, दोनों मिलके तो हो सकता है बट इंडिविजुअली नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 है कि भाई दोनों को मिला भी दो तब भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3। क्या कहते हो? यस सर ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3। सब ऑप्शन 3? 4 लग रहा है सर। 4? बाप रे, देख लो इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन है ये, इसका सर तो वन से भी आंसर तो हो तुम सकता है, बताइए। ऑप्शन 1 से। सर ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 3। वेरी गुड है, ये ऑप्शन 1 किसने बोला, इब्राहिम? यस सर। ऑप्शन 1 इज द आंसर, यस। सर मगर वो तो टोटल स्टूडेंट कह रहा है ना, तो 80% तो वैसे तो आ तो जाएगा, 80% बॉयज नहीं है, 80% गर्ल्स नहीं है, मगर ऑप्शन बी टोटल से ये हो बोल रहा है सकता ना। है ना। देखो यहाँ परसेंटेज सेम कर दी, देखो ये बड़ा ट्रिक खेली है, परसेंटेज सेम है। देखो परसेंटेज सेम होने से क्या हो गया, 20% ऑफ बॉयज आर इंटेलिजेंट, 20% ऑफ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये हो गया
भाई बॉयज और गर्ल्स दो ही तो कैटेगरी थी, इसके भी 20% इंटेलिजेंट है, इसके भी 20 है, तो कंबाइन के भी तो 20 हो गए फिर डायरेक्ट। यस सर, हो जाएगा सही। अगर यहाँ अलग अलग परसेंटेज यस होती, सर। मान लो ये 15% होता और ये 20 होता, यही से मान लो 25 इस तरीके से होता, तो फिर हम इसकी हेल्प लेते। लेकिन 20-20 का मतलब है कि कितने भी बॉयज हो उसके 20% इंटेलिजेंट है, कितनी भी गर्ल्स हो उसके परसेंट 20 है, तो अब ओवरऑल सबके टोटल के ही 20% हो गए। यानी अब बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग नंबर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई क्योंकि परसेंटेज सेम थी। तो हमें पता चल गया कितने इंटेलिजेंट है, जब पता चल गया कितने इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट भी हम बता सकते। क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ ये 20 सेम परसेंटेज अगर यूज हो जाती है और बॉयज और गर्ल्स दो ही कैटेगरी थी, तो यही टोटल के लिए भी हो गई। अब चाहे बॉयज सर वही कितने भी हो मिक्सचर वाला नंबर कॉन्सेप्ट आ गया। यस। अब आते हैं लास्ट पर। अब देखते हैं ये कौन बताएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा आज का डीएस का। केक इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बॉयज ए एंड बी। तो यहाँ लिख लिया करो, देखो लिखना बहुत सही रहता है। एक केक है, 2 बॉयज हैं ए और बी, और 3 गर्ल्स हैं एक्स वाई जेड। तो ये पहली इंफॉर्मेशन लिख ली। पूछा क्या है, हु रिसीव्ड द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट किसे मिलेगा केक का, लार्जेस्ट पार्ट इनमें से ए बी एक्स वाई जेड में से किसे मिल रहा है। ए कह रहा है, स्टेटमेंट ए, एक्स रिसीव्ड ए 1/8 पार्ट ऑफ द केक। एक्स को कितना मिल रहा है, केक का पार्ट, मान लो केक का टोटल पार्ट हम टी मान लेते हैं, तो एक्स को कितना पार्ट मिल गया, t/8, विच इज 2/3 ऑफ द बीस शेयर। यानी ये किसके बराबर है, बी को जितना मिल रहा है उसके 2/3 के। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। क्या इस इंफॉर्मेशन पे हम ये बता सकते हैं सबसे बड़ा किसे मिलेगा? नो सर। नो अब सर। देखो, अब जब No, बी sir. यूज, ठीक है गुड, नहीं बता सकते, लेकिन अब जब बी यूज करोगे तो तुम्हें ए वाली कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी, पहले सिर्फ बी अलोन से देखना है। तो बी अलोन क्या कह रहा है, ए रिसीव ट्वाइस बी शेयर, यानी ए को कितना शेयर मिल रहा है, बी का डबल। ए रिसीव ट्वाइस बी शेयर विच इज इक्वल टू थ्राइस द शेयर ऑफ वाई, विच इज इक्वल टू थ्राइस द शेयर ऑफ वाई। अब सिर्फ बी को देखो, क्या सिर्फ बी के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं? नो सर। No, sir. तो देखो सबसे ऑप्शन पहला, 4 होगा शायद सर, क्योंकि देखो सब, उसकी बात ही नहीं हुई है जेड की। रुक जाओ अभी। अभी सबसे पहला काम देखो क्या होता है, इंडिविजुअली सबसे पहला काम होता है अलग अलग पहले रीड करो। जब भी अलग अलग इंफॉर्मेशन करोगे, तो जब ए पढ़ना होगे तो बी की कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी है, जब बी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हो तो ए की कोई इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला काम होता है एलोन, क्या ए सफिशिएंट है, एलोन क्या बी सफिशिएंट है। तो देखो दो ऑप्शन तो वही कम हो जाते हैं तुम्हारे। ऑप्शन 1 क्या है, ये या फिर ये, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक एलोन सफिशिएंट है। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा था कि ए भी सफिशिएंट है और बी भी अकेला सफिशिएंट है। तो जब तुम इस सिचुएशन में पहुंच जाओ कि ना तो ए सफिशिएंट है ना तो बी सफिशिएंट है, तो तुम्हारे दो ऑप्शन तो चले गए। अब सिर्फ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है, या तो ए और बी मिलके आंसर कर देंगे तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अगर वो भी नहीं करा तो फिर ऑप्शन 4 है कि भाई इससे भी नहीं हो सकता, 3 कह रहा है इन दोनों से मिलके हो जाएगा। तो समझ गया मेंटली कैसे करना है तुम्हें। पहले ए को देखो सिर्फ कर सकता है या नहीं,
फिर बी को देखो कर सकता है या नहीं। अगर दोनों नहीं कर सकते तो दो ऑप्शन गए। अब तीसरा क्या बचा है, या तो दोनों मिलके करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर ए कर देता एलोन तो फिर हम ऑप्शन बी पे आते। तो बी अगर कर देता तो ऑप्शन 2 हो जाता, वरना फिर ऑप्शन 1। उस केस में 3 और 4 नहीं होंगे। थोड़ा समझे ऑप्शन में किस तरीके से होता है। यस सर। अगर ए बी में से कोई एक भी एलोन सफिशिएंट हो गया तो ऑप्शन 3 और 4 चले गए, नहीं हो सकते। फिर तुम्हें ऑप्शन 1 और 2 में से ही कोई करना आंसर। अगर ए और बी दोनों एलोन सफिशिएंट नहीं है तो अब ऑप्शन 1 और 2 नहीं हो सकते, अब 3 या 4 में से कोई होगा। क्लियर पॉइंट। ये इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी ऑप्शन होते हैं। अब हम आते हैं इस बात पे कि क्या दोनों मिलके सफिशिएंट है तो ऑप्शन 3 है, वरना फिर ऑप्शन 4 है ही। तो यहाँ पर देखो x है, x को t/8 मिल रहा है और b को ये है, और a और b और y। ये सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा को देखना है बैठ के आराम से। डेटा को देखते रहो और आंसर बता दो होगा या नहीं होगा। क्या कहते हो, ऑप्शन 3 या 4? 4। 4 सर। 4। ऑप्शन 3। अरे वाह, क्या बात है। देखो रेनुमा इसीलिए टॉपर रहती है वो हर बार, माशाल्लाह। ऑप्शन 3 इज द आंसर। अब बताओ जरा 3 कैसे हुआ और 4 क्यों नहीं है? सर क्योंकि सबको कंबाइन करके हम पता लगा सकते हैं कि किसको ज्यादा मिला है। हालांकि जेड का शेयर इसमें, मतलब जेड का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जब सबका पता चल जाएगा कि सबको कितना मिला है तो जेड का भी पता चल जाएगा कि जेड गुड को कितना मिला होगा। गुड। देखो हमारे पास 5 लोग थे, ए बी और एक्स वाई जेड। तो पहला काम देखो हमें ये देखना था क्या जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ये ए बी सी और जो केक का पूरा पोर्शन है ये क्या आपस में कहीं रिलेट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि एक्स केक के साथ रिलेट हो रहा है और एक्स रिलेट हुआ बी के साथ। सेकंड इंफॉर्मेशन जब हमने कंबाइन की तो देखो ये बी आ गया, तो बी के साथ ए और वाई रिलेट है। तो जब बी के साथ ए और वाई है तो हम इसी इंफॉर्मेशन में रखेंगे। तो एक्स बी ए वाई और पूरा केक का पोर्शन, ये सारे आपस में इन्वॉल्व है। हमें सॉल्व नहीं करना कुछ भी, कोई रख के नहीं देखना कि वैल्यू रखना है इधर, कुछ नहीं। हमें ये समझ में आ गया कि ये पांचों आपस में इन्वॉल्व है। अब रह कौन गया, जेड। तो अगर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी को, या रेशो में डिवाइड कर रहे हैं या प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, तो अगर हमें टोटल पता है और 4 आपस में रिलेटेड है, 5वां नहीं पता, तो 5वां तो निकल ही जाएगा ना भाई। जो भी बचेगा सबके शेयर में वो किसका शेयर होगा, आखिरी वाले का। यस। तो जेड की हमें यस सर। ऐसे जरूरत नहीं थी। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो आंसर करने के लिए सफिशिएंट है। कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, सिर्फ डेटा को देखना है और समझना है बस कि हाँ एक्स ऐसे ऐसे आ गया, ए भी ऐसे आ गए, एलोन सफिशिएंट नहीं है तो ये ऑप्शन गए, अब दोनों को मिला दिया, ये आपस में रिलेट हो गए। जेड बच रहा है, जेड इससे आ जाएगा, खत्म। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। डेटा सफिशिएंसी समझ लो, बहुत ही स्कोरिंग होता है। बस थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल जाता है। कभी भी हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, बस गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लो अच्छे से और फिर दिमाग लगाओ कि इसको ऐसे कर ले तो ये चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, बस। और आसान इसलिए होता है कि यही कॉम्बिनेशन बचते हैं, या तो ए और बी में से एलोन कुछ होगा तो फिर ऑप्शन 1 2 हो जाएंगे, वो नहीं है तो फिर 3 या 4 में से कुछ। क्लियर ये पॉइंट। यस सर। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे रेशो, प्रोपोर्शन और वेरिएशंस पर। अब तुमने हसन वो जो क्वेश्चन पूछा है तो वो तभी कर पाएंगे टेस्ट में, मैं उस टाइप का क्वेश्चन दूंगा ही, तो जब डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे वो। सर एक डाउट क्लियरिंग सेशन ले लिए सर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक ये 3 टॉपिक मेरे पूरे हो जाए
एक्चुअली मैं इसी की वजह से थोड़ा रुका हूँ कि एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये तीनों हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर हम क्योंकि डीआई भी करेंगे और उसके पहले डाउट भी कर लेंगे एक सेशन। ओके सर। तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है तो वो इधर उधर आते ही रहते हैं। जैसे ये सब रेशो ये सब एवरेज है, ये सब परसेंटेज में भी यूज होंगे, तब कर लेंगे। ठीक, और कोई क्वेश्चन? मतलब फिर क्लास एंड करते हैं, इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है आपकी। सर एक एक बार question था। टेस्ट के बारे में तो पहले तो ये बताओ, ये कैट के देख के डर तो नहीं लगा? ये कैट के क्वेश्चन है तो कुछ लग रहा है कि हो जाने वाले हैं कुछ? यस सर, अब तो लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। चलो हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? सर एक बार टेस्ट के बारे में बता दीजिएगा बच्चों को कि वो एक बार ओपन करने के बाद दोबारा से सॉल्व नहीं हो पाता। कुछ बच्चों को पिछली बार प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, देखो टेस्ट जो होता है टीचमेंट पर, उसका एक टाइम होता है। जैसे नॉर्मली अभी पैटर्न ये चल रहा है, 35 क्वेश्चन है और टाइम 1 आवर है, 60 मिनट्स है। तो टीचमेंट पे ये होता है कि आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर वो आपको वन गो में ही देना होता है। तो जब भी आपके पास पूरे दिन में 1 घंटा फ्री हो तभी उसे स्टार्ट करो, क्योंकि वो स्टार्ट हो गया तो फिर आप सबमिट ही करोगे तभी वो खत्म होगा। बीच में से छोड़ दोगे तो फिर वो शायद सबमिट भी नहीं होता है, क्या हो जाता। और कोई क्वेश्चन? सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि एमबीए के लिए इसमें सीट्स होती है 240 अराउंड, ऐसी होती है सर। तो फिर अगर जामिया में? जैसे ये सर जामिया में, हम्म। तो सर इसमें 240 सीट्स हैं, तो हमको पहले ही से ही चूज करना पड़ता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप लेना है या फिर हमें फैमिली बिजनेस में जाना है या नॉर्मल वाला करना है? उसमें चॉइस, जब आप फॉर्म भरते हो ना तो उसमें चॉइस भराई जाती है, प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। फिर जब मेरिट अगर बनती है तो अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। ओके सर। उसके हिसाब से ओके होता है। अगर नंबर इतने नहीं है तो फिर अगर थर्ड प्रेफरेंस वाली मेरिट में नाम आ रहा है तो फिर उसमें मिलता है। ये सर मुझे भी पूछना है। हाँ बताओ। सर जो मुस्लिम कोटा होता है उसमें क्या होता है कट ऑफ? मुस्लिम और जनरल में मतलब इस बार क्या नॉर्मली रहता है, मान लो कि 4-5 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, और मुस्लिम कोटा में अप्लाई लेकिन करने के लिए मुस्लिम कुछ में सीट्स कम होती है, जनरल में ज्यादा होती है। ये तुम्हें डिसाइड करना है। सर मुस्लिम कोटा में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, मतलब प्रूव करने के लिए हम वो मुस्लिम हैं। एफिडेविट, एक फॉर्म, बस एफिडेविट की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट जमा होता है कि आप उसमें ओके एक्सेप्ट करते हो कि मैं ये नॉर्मली, बस और कुछ नहीं। और सर ईडब्ल्यू से कोटा होता है? किसमें किसमें? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का नहीं है जामिया में। जामिया में जनरल है, मुस्लिम विमेन है, मुस्लिम ओबीसी है उसका है, और जे&के कश्मीर माइग्रेंट्स वगैरह ये सब है। सर तो आप जनरल में करने के लिए सजेस्ट करेंगे या फिर मुस्लिम में? कि तुम लोग, वो चलो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तुम जरा इस पे ज्यादा ध्यान दो, पढ़ाई पे। ये मान के चलो ओके कि तुम्हें जनरल में ही भरना है, तो जनरल की मेरिट क्रैक करनी और ऐसे करनी कि जीडीपीआई की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ओके तो इतना तुम्हें एटलीस्ट टारगेट तो रखना पड़ेगा, और हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। सर अगर 2020 करा हो गया सर? 2020 में यही ऐसे ही तो क्वेश्चन थे, कैट वाले ही तो थे, और क्या था। यस सर। देखो कैट में अभी इसलिए ज्यादा नहीं करा रहा है कि पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ना। कैट में एक्चुअली में मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर मिक्स करके आते हैं। नंबर सिस्टम के साथ एवरेज आ गया, या रेशो वेशो और मिक्सचर का उसके साथ कहीं तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग गया, या कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गई।
तो जब आप एक बार सिलेबस आपका हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद हम जब प्रैक्टिस पेपर या टेस्ट करेंगे तब हम उसमें कैट के करेंगे क्वेश्चन। अभी बस मैं तुम्हें थोड़े बहुत इसलिए करा रहा हूँ कि चलो हो जाए अंदाजा कि देखो ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन मेन क्वेश्चन हम तभी करेंगे जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके ठीक है, फिर क्लास एंड करें, इंग्लिश ओके की सर, क्लास शुरू हो जज़ाकल्लाह जाएगी। सर, बहुत सी नॉलेज दे सर आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज।